इंडिया के अंदर इलेक्शंस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कंट्री के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी हिस्से में इलेक्शंस चलते रहते हैं। कभी हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन होते हैं, कभी म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो कभी पंचायत के इलेक्शन होते हैं, या फिर बाईपोल्स चलते रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में कंट्री के अंदर एक मुद्दा गरमाया कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये बात आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये समझ लें कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, यूँ तो अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो मेन फेस्टिवल है वो इलेक्शन ही होता है, क्योंकि इसी दिन डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग रियलाइज़ किया जाता है। लोग अपना वोट एक्सरसाइज करते हैं, और वोट एक्सरसाइज करने के बाद अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी पसंद के लोगों को चुन करके लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भेजा जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, और फेस्टिवल जितनी बार आए उतना अच्छा है। लेकिन ये फेस्टिवल कंट्री के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन भी डालता है। इसीलिए कंट्री के अंदर एक डिबेट शुरू हुई जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं उससे पहले हम ये समझें कि कंट्री के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव होने के बाद केंद्र में मोदी गवर्नमेंट बन गई। अगर हम ऑन एवरेज लगाएं तो कंट्री के अंदर एक साल में 5 to 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं। कंट्री के अंदर एक साल में 5 to 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं। तो कंट्री हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। तो यानी कि इंडिया हमेशा किस मोड में रहेगा? इलेक्शन मोड में। क्यों इलेक्शन मोड में क्यों है? क्योंकि एक साल में ही 5 to 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहां होता क्या है, मान लीजिए केंद्र में मोदी गवर्नमेंट बन गई। मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर है 5 ईयर्स का, लेकिन इन 5 सालों के बीच में एक ही साल में 5 से 7 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहां होगा क्या, यहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे, वो सभी इलेक्शन में अपनी पब्लिसिटी में लगेंगे, चुनाव प्रचार के अंदर लगेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। डेवलपमेंट उस स्केल तक नहीं पहुंच पाएगा जिस स्केल तक पहुंचना चाहिए था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम की डिमांड की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम कंट्री के अंदर होना चाहिए, और एक सिंगल वोटर्स लिस्ट होनी चाहिए। यानी कि एक ही सिंगल वोटर्स लिस्ट हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वही लिस्ट हो और लोकसभा के लिए भी वही लिस्ट हो, ताकि सेम डे वोटर जाए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट डाल दे और लोकसभा के लिए भी वोट डाल दे। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली प्रपोज किया। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया है वो किस किस के लिए किया है? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हालांकि हम इसको एक्सटेंड करके लोकल लेवल तक भी ला सकते हैं, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन जो अभी एक डिमांड हो रही है वो हो रही है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन दोनों के इलेक्शन साथ साथ कराए जाएं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मीनिंग समझ लेते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या हैं? साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मीनिंग ये है कि इंडियन इलेक्शन साइकिल को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन सिंक्रोनाइज हो जाएं। ध्यान से समझिएगा, इंडियन इलेक्शन साइकिल, इंडियन इलेक्शन साइकिल, इसको क्या करना है? रीस्ट्रक्चर करना है या स्ट्रक्चराइज करना है। किस लिए करना है? ताकि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज
लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस सिंक्रोनाइज्ड हो जाएं। अब यहां बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जो वोटर है, वोटर जो है वो सेम डे लोकसभा के लिए भी वोट डाल देगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट डाल देगा। दोबारा ध्यान से समझें, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मीनिंग क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मीनिंग है कि इंडियन इलेक्शन साइकिल को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए ताकि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन सेम डे हो जाएं, ताकि वोटर सेम डे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी वोट डाल सके और लोकसभा के लिए भी वोट डाल सके। अब बात करते हैं कि क्या कंट्री के अंदर कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हुए थे? ऐसा नहीं है। 1967 तक कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। 1967 तक कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे, लेकिन 1968 और 69 में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हुई। ध्यान से समझना, 1967 तक कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे, लेकिन 1968 और 69 में कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का अर्ली डिसोल्यूशन हो गया, जिसके रिजल्ट ये हुआ कि भाई हमारी जो एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस की साइकिल थी वो ब्रेक हो गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा का डिसोल्यूशन हुआ। 1970 में किसका डिसोल्यूशन हुआ? लोकसभा का डिसोल्यूशन हुआ, और यह भी अर्ली डिसोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण अल्टीमेटली एक इंपैक्ट आया कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड साइकिल में नहीं रहे। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को देख लेते हैं जो कि लोकसभा के टेन्योर और उसके डिसोल्यूशन से रिलेटेड हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर और उसके डिसोल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन किन किन आर्टिकल्स की बात करता है? पहला है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 83 में यह दिया गया है कि लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होगा। जो लोकसभा का नॉर्मल टेन्योर है, किन्हीं भी सामान्य परिस्थितियों में जो टेन्योर होगा वो कितना होगा? 5 इयर्स का होगा। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं उन आर्टिकल्स की जो लोकसभा के टेन्योर और उसके डिसोल्यूशन से डील करता है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं उन आर्टिकल्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर और उसके डिसोल्यूशन से डील करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो एक नॉर्मल टेन्योर है वो है 5 इयर्स, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में उसका जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा। आर्टिकल 174 क्या कहता है? दैट गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब हमने यहां दो बातें देखी। पहला तो ये कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर भी 5 इयर्स है और लोकसभा का टेन्योर भी 5 इयर्स है। दूसरी हमने ये बात देखी कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी मनमर्जी यानी कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करके ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर अर्ली डिसोल्यूशन होना है, अर्ली डिसॉल्व होना है, तब इस केस में प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो उनको एडवाइस रिक्वायर्ड होगी। किसकी एडवाइस लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जब लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे तब इस केस में वो किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे? वो एड एंड एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां एक कंडीशन और है, वो ये है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। कहां मेजॉरिटी होनी चाहिए? लोकसभा में। ध्यान से समझना, हमने कहा प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है,
लेकिन ये पावर प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। और कहां मेजॉरिटी होनी चाहिए? लोकसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसी तरह से गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर खुद ब खुद ये नहीं करेंगे। किसकी एड एंड एडवाइस पर करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, इनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए मेजॉरिटी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी इनकी बात मानी जाएगी, तभी इनकी एडवाइस मानी जाएगी। लेकिन ये जो मैंने केस बताया ये अर्ली डिसॉल्व के केस में है, ठीक है, अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अर्ली डिसॉल्व किया जा रहा है। अब यहां मुद्दा ये है कि लोकसभा एक बार अर्ली डिसॉल्व हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, तो जो एक साइकिल चला आ रहा था वो डिसरप्ट हो गया, डिसरप्शन हो गया। अब यहां इस चार्ट में हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट लोकसभा है, फर्स्ट लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, लास्ट जो डेट थी पोलिंग की वो थी 21 फरवरी 1952। ये लास्ट डेट थी जिस डेट पर पोलिंग हुई थी। और जो लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था फर्स्ट, वो था 2 अप्रैल 1952। इसके बाद फर्स्ट सिटिंग इनका जो टर्म एक्सपायर हुआ वो, और पूरा जो इसने टेन्योर अपना पूरा किया वो कितना टर्म अप्रोक्स पूरा किया? 5 इयर्स का अपना टर्म पूरा कर लिया। सेकंड लोकसभा का भी टर्म 5 ईयर रहा, थर्ड का भी 5 ईयर रहा। लेकिन जो फोर्थ लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा? फोर्थ लोकसभा, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई और इसको अर्ली डिसॉल्व करना पड़ा। फोर्थ लोकसभा अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई और इसको अर्ली डिसॉल्व करना पड़ा। अब अगर इसके बाद हम लोग फिफ्थ लोकसभा की बात करें, ध्यान से समझना, फर्स्ट 3 लोकसभा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके टेन्योर पूरे हुए। फोर्थ जो लोकसभा थी उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका अर्ली डिसॉल्व हुआ। इसके बाद जो फिफ्थ लोकसभा है, कौन सी लोकसभा? फिफ्थ लोकसभा, इसका टेन्योर अगर हम देखेंगे तो इसका टेन्योर इंक्रीज्ड है। इसका टेन्योर कितना है? 5 इयर्स 10 मंथ्स। ध्यान से समझना, इसका टेन्योर कितना है? 5 इयर्स 10 मंथ्स, यानी कि 10 मंथ्स इसका टेन्योर एक्सीड हो गया। तो ये एक्सीड कैसे हुआ? ये एक्सीड हुआ आर्टिकल 352 के अंडर पावर एक्सरसाइज करके। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। आर्टिकल 352 किसके साथ डील करता है? नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी के अंदर ये प्रोविजन है कि टेन्योर इंक्रीज किया जा सकता है, एक बार में 1 साल बढ़ सकता है, लेकिन टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ कितना टेन्योर बढ़ गया? 5 इयर्स एंड 10 मंथ्स। तो 5 ईयर उसका नॉर्मल टेन्योर है, 10 मंथ्स वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ साइकिल खराब हो गया, पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्शन का साइकिल था वो डिसरप्ट हो गया। और अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग डेट पर होने लगे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की डिमांड है ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई है, इससे पहले किसी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया था, या इससे पहले किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट है? ऐसा नहीं है। 1983 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में, या इलेक्शन कमीशन ने साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रपोज किया कि भाई लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू भी ये माना गया, ये सजेस्ट किया गया कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। इसके बाद 2018 में नीति आयोग, 2018 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशंस दी साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, तो 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, 2012 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए सपोर्ट किया। इसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी
स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की ऑन लॉ, उसने भी ये सपोर्ट किया कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। फिर मार्च 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वॉइस रेज की कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। इसके बाद सितंबर 7, 2016 को माई जीओवी पोर्टल, इस पोर्टल पर व्यूज इनवाइट किए गए कि अपने अपने व्यूज दिए जाएं किस इशू पर, साइमल्टेनियस इलेक्शन के इशू पर। फिर बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, अभी भी हैं, श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन को वेलकम किया। और जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन को ये बोला जाता है कि आपने साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने हैं तो हम प्रिपेयर हैं, हम कंडक्ट करा सकते हैं। तो बात ये आई कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता क्या है, ये हमने समझ लिया। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन साथ साथ होने चाहिए। हमने ये भी देख लिया कि ये ऐसा नहीं है कि कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन वो जो एक साइकिल थी उसमें एक डिसरप्शन आ गया, वो ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई? क्योंकि कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हुई और उसके बाद जो फोर्थ लोकसभा थी वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, अर्ली डिसॉल्व हो गई। अब अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की डिमांड जो हो रही है उसके होने के कारण क्या है, उसके जो होने के कारण हैं वो है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है पॉलिसी पैरालिसिस। अब इस इशू को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट को मैंडेट मिला कि भाई आप, बीजेपी को मैंडेट मिल गया, आप गवर्नमेंट बनाइए और 5 साल का आपके पास टेन्योर, आप काम करिए। लेकिन इसी बीच में यूपी के इलेक्शंस आ गए, बाकी के स्टेट्स के इलेक्शन आ गए, और हुआ क्या कि उन स्टेट्स के जो मुद्दे थे, उन स्टेट्स के जो इश्यूज थे, उनके बेस पर पॉलिसी फ्रेम होने लगी। उनके बेस पर क्या होने लगी? पॉलिसी फ्रेम होने लगी। यानी कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, लेकिन इस गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंज है कि अब स्टेट्स के इलेक्शन आ गए। किसके इलेक्शंस आ गए? स्टेट्स के इलेक्शंस आ गए। अब ये स्टेट्स के इलेक्शन के हिसाब से पॉलिसी बनानी शुरू कर देंगे, ना कि 5 साल के टेन्योर के हिसाब से। तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेंगी, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं वो नहीं बनाई जाएंगी। शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान होगा, यानी कि केवल इलेक्शन जीतने के ऊपर ध्यान होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, ना कि इस बात पर कि भाई आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं जो कि कंट्री के फेवर में हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे हो उस पर ध्यान दिया जाए। तो पहली तो चीज आ जाती है पॉलिसी पैरालिसिस। तो एक पॉलिसी पैरालिसिस तो इस वजह से हो गया कि भाई गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं ले पा रही और शॉर्ट टर्म गेन की तरफ ध्यान दे रही है। दूसरा एक इशू आता है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इशू ये है कि जैसे ही डेट अनाउंस होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद काफी सारा टाइम ड्यूरेशन इस तरीके से निकल जाता है जिसमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज नहीं चला सकती, जिसके कारण पब्लिक वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, पब्लिक वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कॉम्प्रोमाइज होती हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के वर्क हो या किसी और तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, वो सभी इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इंपैक्ट हो जाती हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इस लोकसभा के इलेक्शन में मान लीजिए कि 6 मंथ्स का टाइम लगा पूरा, तो इतने ड्यूरेशन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो गया। फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आ गया, इसमें 2 महीने के लिए लग गया। फिर म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन आ गया, उसमें 2 महीने के लिए लग गया। पंचायत के आ गए, फिर 2 महीने का लग गया। तो 1.5 ईयर लगभग इसी काम में निकल जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाती, पॉलिसी कंडक्ट नहीं हो पाती। इसीलिए ये डिमांड की जा रही है कि भाई क्या किया जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा दिए जाएं। दूसरा, ह्यूज एक्सपेंडिचर।
बार बार इलेक्शन होंगे, बार बार एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के लिए एक्सपेंडिचर करना है, कल को स्टेट के लिए करना है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज के लिए करना है, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ये करप्शन को लीड करता है और ब्लैक मनी क्रिएशन को लीड करता है। किसको लीड करता है? करप्शन को लीड करता है और ब्लैक मनी क्रिएशन को लीड करता है। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि आपको चाहे वो पुलिस फोर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कई बार तो आर्मी और जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं उनको बुलाना पड़ता है। वो सभी इलेक्शन कंडक्ट कराने में फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, नक्सलवादी एरिया हो या कोई और। तो इस तरह के जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं वहाँ आपको आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाएंगे तो उनका लिमिटेड टाइम ही इलेक्शंस के अंदर यूज़ होगा, बाकी के टाइम वो अपनी जो रेगुलर जॉब्स हैं, रेगुलर जो सर्विसेज हैं वो कर सकते हैं, ताकि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। जो नेक्स्ट आता है वो है सोशल फैब्रिक। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन मिक्स किया हुआ होता है, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को तो पावर में बैठा देता है, लेकिन जो सोशल फैब्रिक है वो डिसरप्ट हो जाता है, सोशल फैब्रिक कॉम्प्रोमाइज होता है। अब ये जो सोशल फैब्रिक है इसके अंदर जो कास्टिज्म है, रीजनलिज्म है और जो कम्युनल इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शन टाइम ड्यूरेशन में पोलराइजेशन होना ऑब्वियस है और इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि कंट्री के अंदर पोलराइजेशन नहीं होगा। वो कास्ट बेस पर भी होगा, वो रिलीजन के बेस पर भी होगा, वो कम्युनल ग्राउंड पर भी होगा, वो हर एक ग्राउंड, जो भी ग्राउंड पॉसिबल हो सकता है जिस पर पोलराइजेशन किया जा सके वो किया जाएगा। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फेवर में इक्वेशंस को सेट करने की कोशिश करती है। तो ये मान करके चलें कि जब भी कंट्री के अंदर इलेक्शंस होंगे, कम्युनल इश्यूज आएंगे, कास्ट बेस्ड इश्यूज आएंगे, रिलीजन बेस्ड इशू आएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि भाई एक ही बार में इलेक्शंस हो गए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए, 6 मंथ्स का ये कम्युनल माहौल रहा, उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर 5 ईयर का एक सिचुएशन है उसमें 6 ऐसे रहे जो सेंसिटिव रहे, बाकी 4.5 ईयर आपके नॉर्मल रहे, तो यहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो पाएंगी, फिर जो सोशल फैब्रिक है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज एक बार में पावर में आ गई, उनके पास टेन्योर है कि भाई 5 ईयर का आपके पास टेन्योर है, तो अब वो किस बात पर फोकस करेंगी? वो कम्युनलाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगी, वो फोकस करेंगी पब्लिक वेलफेयर पर। किस पर फोकस करेंगी? पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करेंगी। नेक्स्ट है वोटर टर्नआउट। अगर एक ही बार में वोटिंग होगी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, और कई बार ये वोटिंग परसेंटेज 80% तक पहुंच जाता है, यानी कि जो वोटर टर्नआउट है वो 80% तक पहुंच जाता है, जो कि एक अच्छा टर्नआउट होता है। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ाना है तो ये बेटर है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं। अब इसके अगेंस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सभी चीज साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में है। अगर सब कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में होता तो ये इजीली कंडक्ट कर दिया गया होता और इजीली चेंजेस हो जाते और साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे होते। इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। अभी हम लोगों ने प्रोविजन पढ़े थे। प्रोविजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा का टेन्योर भी 5 इयर्स का है नॉर्मल, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर भी 5 इयर्स का है। और अगर किसी भी केस में ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको अर्ली डिसॉल्व कराना पड़ रहा है तो विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो अब इशू ये है कि मान लो 5 इयर्स का लोकसभा का टेन्योर था और वो 4 ईयर पे डिसॉल्व हो गई, तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराने हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो इलेक्शन की साइकिल है वो चेंज होगी, डिसरप्ट होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर इंक्रीज करने पड़ेंगे, या कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर डिक्रीज करने पड़ेंगे,
इसी तरीके से लोकसभा का भी सेटअप बनेगा कि भाई या तो टेन्योर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, या ऐसा हो कि जो भी नए इलेक्शन होंगे वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही होंगे। मान लीजिए 5 साल के लिए लोकसभा इलेक्ट हुई थी, 3 साल के बाद डिसॉल्व करनी पड़ रही है, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे हैं वो रिमेनिंग 2 ईयर्स के लिए ही होंगे। तो ये क्या इसका मसौदा तैयार होगा, क्या एक्चुअल सॉल्यूशन निकलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट कैसे होगा? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के थ्रू ही स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी से उन्हें पास करना पड़ेगा, और कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। यानी कि लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करे, राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करे, और कम से कम 50% स्टेट्स रेटिफाई इसको कर दें, यानी कि उनके स्टेट लेजिस्लेचर इसको रेटिफाई कर दे, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। और अगर आपको इतना मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, या 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, या मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, तो उस 2/3 मेजोरिटी के केस में आपको सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति भी जरूरी है। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति बन जाती है तब ये काम हो सकता है। इसके बाद है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर वही बातें आएंगी कि भाई किसका टेन्योर बढ़ाया जाए, किसका घटाया जाए, कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा, कौन नहीं करेगा। इसके बाद है गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। ये गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब डीपीएसपी की डिस्क्रिप्शन दिया तो ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेगी उसको पब्लिक को जाकर के आंसर देना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट पब्लिक को आंसर देगी पब्लिक अपना रिप्लाई वोट के थ्रू देगी। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो इस तरीके के हैं जिनसे पब्लिक वेलफेयर होगा। यानी कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट को पब्लिक को इलेक्शन में आंसर करना पड़ेगा, जो वो चुनाव में प्रचार करेंगे तब बताना पड़ेगा हमने क्या किया। और अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया होगा पब्लिक वोट दे करके उनको पावर से हटा देगी, सत्ता से बाहर कर देगी। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अगर इलेक्शंस बार बार हो रहे हैं, साइमल्टेनियस नहीं है, एक ही साल में 5, 6, 7 इलेक्शंस आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गवर्नमेंट को हर बार आंसर देना पड़ेगा, हर बार पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो जब कंटिन्यूटी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन यही एक नेगेटिव साइन हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहां अकाउंटेबल इस सेंस में नहीं रहती कि भी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं। इंस्टेंट बेनिफिट क्या मिलेगा? आप ये इंस्टेंट बेनिफिट लो और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? वोट मिलेंगे और हम पावर में बैठ जाएंगे। तो यहां गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एक क्वेश्चन तो है कि गवर्नमेंट बार बार अकाउंटेबल हो रही है, लेकिन यहां यह भी क्वेश्चन है कि अगर बार बार अकाउंटेबिलिटी होगी, बार बार क्वेश्चन होंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। इसके बाद है इशू ऑफ फेडरलिज्म। जब तक एग्जैक्ट पिक्चर ये क्लियर नहीं होती कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, क्या चेंजेस किए जाएंगे, तब तक ये एक डाउट भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने के लिए स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, यानी कि आर्टिकल 356 का यूज करके स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए, और इस प्रेसिडेंट रूल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती रहेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल करेगी उसका रिजल्ट ये होगा कि फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएगी, स्टेट की सारी पावर सेंटर के पास चली जाएंगी। अब यहां एक सबसे बड़ा इशू है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का कहना यह है कि भाई स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, और अगर किसी भी तरीके से व्यवस्था बना दी गई कि हमेशा इलेक्शन साइमल्टेनियसली ही होंगे, तो कहीं ना कहीं यहां जो एडवांटेज मिलेगा वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगा, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे बड़े होते हैं और कई बार ऐसे इशू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक हो गई
तो नेशनलिज्म एक मुद्दा बन जाता है, उस समय लोग जो रीजनल मुद्दे होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इशू ये है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वेटेज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को चला जाए और इनका जो अस्तित्व है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो खतरे में आ सकती है। अभी हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में हैं और वो कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। अब हम लोग 16th लोकसभा का डेटा देखते हैं। 16th लोकसभा का जो इलेक्शन है वो मार्च 2014 से मई 2014 के बीच में कंडक्ट हुआ। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के इलेक्शन भी हुए। आंध्र प्रदेश उस समय अनडिवाइडेड था, यानी कि आंध्रा और तेलंगाना इकट्ठे थे, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना का जो सेपरेशन हुआ था वो जून 2014 में हुआ था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के इलेक्शन हुए, सिक्किम के और उड़ीसा के, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ 16th लोकसभा के इलेक्शन के साथ साथ इन 4 स्टेट्स के इलेक्शंस भी कंडक्ट किए गए। इसके तुरंत बाद अगर हम देखें तो सितंबर 2014 से अक्टूबर 2014 के बीच में महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन हुए, यानी कि जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन हो गए। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में झारखंड और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो गए। अक्टूबर से दिसंबर में किसके इलेक्शन हो गए? झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर के। फिर हम जनवरी 2015 की बात करें तो जनवरी 2015 से फरवरी 2015 के बीच में दिल्ली के इलेक्शन हो गए। फिर सितंबर 2015 में स्टार्ट हुए, नवंबर तक चले, बिहार के इलेक्शन हुए। मार्च 2016 से मई 2016 तक, मार्च 2016 से मई 2016 तक आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए। तो यहां ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि भाई लोकसभा के इलेक्शन खत्म नहीं हुए, इतने में फिर स्टेट क्या आ गई, यानी कि इलेक्शन मोड से हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं? इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आएंगे तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। तब केवल इसी बात पर ध्यान होगा कि भाई किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। डेवलपमेंटल एक्टिविटी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं होगा। अब अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो अभी जिन जिन की मैंने बात बताई कि भाई ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद स्टेट्स के इलेक्शन हुए, यहां अगर हम ड्यूरेशन देखें तो लगभग ये 2 मंथ्स, 7 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस तरीके से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल हो गया। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो एप्लीकेबल होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं वो रन नहीं हो पाएंगी, जितने भी वर्क चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, कोई भी नई पॉलिसी अनाउंस नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन है, क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन तुरंत एनफोर्सेबल होगा? क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हो जाएंगी? इस काम में समय लगेगा। तब तक के लिए हमें कुछ और सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने होंगे कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास रहे। जो बड़े बड़े मुद्दे थे, वो मुद्दा ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं। तो पहला तो टारगेट ये रखना चाहिए हमें कि ये ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा क्या है कि जो पोल एक्सपेंडिचर है ये भी रिड्यूस होना चाहिए। ये जो पोल एक्सपेंडिचर है ये रिड्यूस होना चाहिए। और ये हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इलेक्टोरल जो फंडिंग रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल फंडिंग रिफॉर्म्स के थ्रू हम इस एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा एक सॉल्यूशन ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको आरटीआई के दायरे में लाया जाए। तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाया जाए। हालांकि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का अगर एक ऑप्शन बन जाता है तो ये कंट्री के लिए फेवरेबल होगा और ये हमारा टाइम भी रिड्यूस करेगा, कंट्री के अंदर कम्युनलिज्म के इश्यूज को भी रिड्यूस करेगा, कास्ट बेस्ड इश्यूज को भी रिड्यूस करेगा। और कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आएंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देंगी। उसका कारण ये होगा क्योंकि उनके पास एक फिक्स टेन्योर है और पब्लिक उनको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रही होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।